तो आइए क्लास, अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शॉर्ट में FII। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म लिखा है बोर्ड के ऊपर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इससे पहले कि हम इस चीज के बारे में समझें कि असल में ये मामला क्या है, पहले हम इसके जो लिटरल मीनिंग है, जो इसका नाम लिखा है ना बोर्ड की तरफ, वहां चलते हैं और वहां देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। आप अगर देख पा रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आप खाली इसकी बात करो इन्वेस्टर, तो आप जानते हो मतलब क्या है इसका। सर, जो पैसा लगाता है, अ पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट। अब किसी कंपनी के शेयर में लगाता हो, गोल्ड में लगाता हो, कहीं पर भी लगाता हो, वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो कौन है? इन्वेस्टर है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने वाला जो इन्वेस्टर है एक इंसान नहीं है, सेंटेंस पर ध्यान देना, अगर कोई भी ऐसी बॉडी जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है, इंसान के रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, वो एक संस्था है, वो एक कंपनी है, वो एक बैंक है, या वो कुछ भी हो सकता है XYZ, बट इट इज नॉट अ ह्यूमन, वो इंसान नहीं है, तो उसी का नाम होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो दो तरह के जो वर्ड यहां लिखे हैं उसका तो मीनिंग हमने जान लिया। अब उसके आगे एक नाम और लिखा है, फॉरेन। अब ये क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई भी संस्था जो पैसा लगाती है लेकिन देश के बाहर से लगाती है। बात समझ आ रही है? आप अगर देख पा रहे हैं तो सबसे नीचे एग्जाम्पल लिखा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलो मैं एक ऐसी एग्जाम्पल देके बात करता हूं आपसे। अमेरिका के अंदर एक बैंक है, अमेरिका के अंदर एक बैंक है जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर पैसा लगाना चाहता है। आप बताओ क्या लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक अलग से लेजिस्लेशन बना रखा है। आप पढ़ेंगे अभी कि सेबी जो होती है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उसके भी अंदर इसका एक अलग से एक्ट है, एक अलग से क्लॉज है कि अगर FII चाहे तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बैंक जो कहां पर था? अमेरिका में है, और वो इंडियन स्टॉक्स के ऊपर अगर पैसा लगाना चाहता है तो क्या वो लगा सकता है? हाँ, वो लगा सकता है। तो इंडिया के लिए वो क्या हुआ? इट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि वो देश के बाहर से पैसा लगा रहा है और वो एक इंसान नहीं है, वो एक संस्था है, और वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज FII। उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट FII होता क्या है इसका तो आपको मतलब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आइए जरा एक बार देखते हैं कि अगर ये स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो इनके पैसा लगाने से इंडियन स्टॉक मार्केट्स को क्या बेनिफिट होते हैं, और अगर ये प्रॉम्प्टली पैसा निकाल लेते हैं तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, आप अगर देख पा रहे हैं तो बोर्ड में लिखा हुआ है कि अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक द म्यूचुअल फंड्स। अगर आप ध्यान दें, म्यूचुअल फंड भी FII में आते हैं, बशर्ते कि वो देश के बाहर होने चाहिए। आगे पढ़ना, पेंशन फंड, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस वो संस्था होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, बेस्ड आउटसाइड, ध्यान दिया लाइन पे, वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। अच्छा, outside a particular country that invest in the financial markets of that country, essentially meaning they are investing in another nation's stocks, bonds, other securities while being headquartered elsewhere। मतलब बिल्कुल साफ है कि सर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो देश के बाहर है और देश के बाहर होकर हमारे कंट्री के अंदर अगर पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं FII का। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बाहर है, राइट। देखो आगे बढ़ते हैं। दे प्ले अ की रोल इन ब्रिंगिंग फॉरेन कैपिटल टू द कंट्री एंड एनहांसिंग द मार्केट लिक्विडिटी। देखो इस बात को समझो पहले तो, यहां पर जो बात लिखी है वो क्या है? इंडिया की गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि FIIs इंडिया में पैसा लगाएं? बाहर के जो आपके हैं FIIs जो है वो इंडियन स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट क्यों चाहती है? जरा 2 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाओ, चाहती क्यों है? यहां पे एक पॉइंट लिखा है, उसी में उसका आंसर है जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, दे प्ले अ की रोल इन ब्रिंगिंग फॉरेन कैपिटल।
अरे वो अगर देश के बाहर बैठे हैं और अगर इंडियन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो इंडिया में क्या लेकर आएंगे? फॉरेन करेंसी। बात समझ में आ रही है आपको? फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया के अंदर। अगर अमेरिका का म्यूचुअल फंड, अमेरिका का आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, या वहां का कोई भी पेंशन फंड या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडियन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने की सोच रही है तो सर इसका मतलब है कि इंडिया में यूएस डॉलर्स आने वाले हैं, इनफ्लोज होगा फॉरेन करेंसी का। और ये आप बात जानते हो। और जितना फ्लो करेगा फॉरेन करेंसी का इंडिया के अंदर, जितना फ्लो करेगा, याद करो आपने क्या सीखा था फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, जितना सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की इंडिया में, यूएसडी, इतना अगर इंडिया में आएगा उतना यूएस का प्राइस कम होगा, मतलब इंडियन करेंसी महंगी हो जाएगी, डॉलर गिर जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि जब यूएसडी आएगा इंडिया के अंदर, देखो मैंने सिर्फ अमेरिका का एग्जांपल लिया, कोई भी कंट्री की एफआईआई इंडिया में पैसा लगा सकती है। फ्रांस से कोई बैंक इंडिया के स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है, लगा सकता है बिल्कुल। तो जो फ्रांस की है करेंसी वो आएगी इंडिया के अंदर। कहने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में इन्फ्लुएंस करेगी, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ेगा, जो कि बहुत सारे काम आता है और इंडिया के लिए एक एसेट के तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले तो यही आपका एक जो रीजन है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से पैसा इंडिया में लगना चाहिए शेयर्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? देखो इस चीज को ध्यान रखना, पैसा लगना अच्छा मानते हैं, वो पैसा खींच खींच के बाहर ले जाए, अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया से कम कर ले, वो कभी अच्छा नहीं होता, जैसा आजकल हो रहा है। आप अगर न्यूज पढ़ रहे होगे तो एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे देखो, अब देखो यहां पे क्या बात लिखी हुई है। हाँ, एक पॉइंट रह गया यहां पे, एनहांसिंग द मार्केट लिक्विडिटी। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सर जितना ज्यादा पैसा आएगा ना मार्केट के अंदर, उतना ज्यादा मार्केट की क्या बढ़ जाती है? लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो है मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। आप जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को बेच सकते हो, उसको तुरंत कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, इसका एक ये फायदा होता है। बट उसके लिए मार्केट के अंदर पैसे का होना जरूरी है, और वो तब होगा जब एफआईआईज बाहर से पैसा लगाएंगे बल्क में, राइट। अच्छा देखो इसका एक और अगर आप देखो बेनिफिट, तो इसका एक और है। यहां पे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट बैंक है, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड्स है, इनमें से कोई भी क्या नहीं है? कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो पक्की बात है पैसा ज्यादा लगाएगा। इंसान की लिमिट होती है, वो कहां तक लगा लेगा यार, कितने स्टॉक्स पे लगा लेगा पैसा, सोचो। लेकिन ये सारे क्या है? दे ऑल आर इंस्टीट्यूशंस, और इनके पास पैसे का भरमार है, ये अच्छा खासा लगा सकते हैं पैसा इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टॉक्स के अंदर। बात समझ आ रही है? कुछ पूछना है? ये वाला पॉइंट, पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड पूछ रहे हो ना? हाँ जी, पेंशन फंड क्या होता है? व्हाट इज पेंशन फंड? हर कंट्री के अंदर बनता है, एम्प्लॉइज के लिए बनता है पेंशन फंड। ध्यान आया कुछ? जब आप बुढ़े हो जाओगे तो सर एक पेंशन के तौर पे आपको गवर्नमेंट देती है, राइट। लेकिन जब तक आप बुढ़े नहीं होते तो क्या पेंशन का पैसा निकाल लोगे? इस्तेमाल करने देगी गवर्नमेंट है। मतलब क्या है पेंशन का? जब आपकी उम्र काम करने के लायक नहीं बचेगी तब आप इन पैसे को निकालोगे और अपने बुढ़ापे के अंदर इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब तक ये पैसा जमा हो रहा है उस फंड में, तो वो पैसा क्या ऐसे ही वहां पे रखा होता होगा? आपने 40 साल काम किया, 40 साल तक आपका पेंशन का पैसा लगातार उसमें जुड़ता रहा। तो आपको क्या लगता है कि पेंशन फंड के अंदर जो पैसा रखा होता है ना सर, वो इंटरेस्ट के साथ आपको देंगे वापस? ध्यान रखना। क्या करते हैं पेंशन फंड से? सर पेंशन फंड का पैसा जो इतना जमा होता है ना, वो जाके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स के अंदर लगाते हैं, स्टॉक्स के अंदर, और फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। फिर जिससे कि क्या है कि आपका जो पेंशन का अमाउंट होता है वो भी फिर अच्छा खासा बढ़ जाता है पहले से। हाँ देखो हाँ, एक पॉइंट बोला आपने अभी, पीएफ नाम सुना किसी ने? प्रोविडेंट फंड यार हर आदमी की सैलरी में से कटता है, पीएफ नहीं कटता है ना? वो पीएफ का जो फंड है, पीएफ का जो फंड है, वो पैसा कहां लगता होगा? स्टॉक्स के अंदर लगता होगा। और क्या, जब उस पर रिटर्न्स आते होंगे सर, तो आपका पैसा ब्याज के साथ आपको पीएफ का पैसा आप जो है वापस मिलता है। तब कभी आपने ये दिमाग लगाया कि जो पीएफ का पैसा, जहां पे आप काम करते हो, जॉब करते हो, जो वहां पे आपका जो बॉस है, वो जो पीएफ के अंदर आपका पैसा कंट्रीब्यूट
जो कर रहा होता है, वो जब वापस करने की बारी आती है तो वो इतना ज्यादा अमाउंट कैसे बन जाता है? क्या वो खाली आपका पैसा था जो उसमें हुआ था कंट्रीब्यूट? नहीं, आपका भी था, आपके बॉस का भी था, इवन उसको जहां पे स्टॉक्स के अंदर लगाया गया होगा उस पर जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, जो भी रिटर्न कमाया होगा ना सर, वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा, तभी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। कभी ध्यान देना इस तरफ आप। पीएफ जब भी कहीं पर काम करो, कोई कंपनी अगर पीएफ काटती है तो वो बहुत अच्छी बात है, एक तरह से आपके लिए सेविंग्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के टाइप कैसे कैसे होते हैं भाई? सर आपने इस चीज के तो बारे में हमसे बात कर ली कि एफआईआईज बाहर से इंडिया में पैसा लगाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन सवाल ये आता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन से होते होंगे जिस पर पैसा लगता होगा? पहला, एफआईआईज टिपिकली इन्वेस्ट इन द वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज, लाइक जैसे कि स्टॉक्स आ गया, शेयर्स है ना, आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के, बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, विद इन द फॉरेन मार्केट। तो एफआईआई जो होती हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाते हैं। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ना? इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, आपके देश की इकोनॉमी पे इसका असर क्या पड़ता है? हालांकि मैंने अभी डिस्कस किया है कि क्या पड़ेगा, लेकिन यहां पे अगर कोई बात लिखी है ऐसी जो शायद हमने नहीं पढ़ी या नहीं कवर करी तो यहां पे हो जाएगा। आओ देखते हैं। Their investment can significantly influence country's stock market, impacting, क्या लिखा है पढ़ना? Volatility and potentially boosting economic growth। अब ये क्या होता है? देखो, अगर एफआईआई आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, आपके स्टॉक मार्केट्स के अंदर अगर आके पैसा लगाते हैं एज अ बल्क के तौर पे आते हैं और आपके स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, सर ये आपकी इकोनॉमी पे एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालता है। देखो यहां पे एक वर्ड क्या लिखा है? इंपैक्टिंग वॉलेटिलिटी। ये क्या होता है पता है तुम्हें? इसे कहते हैं प्राइजेस में चेंजेस या फ्लक्चुएशंस। मेरी ना एक बात ध्यान रखना, एफआईआईज का इंपैक्ट आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपके शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर या किसी भी तरह की सिक्योरिटी के ऊपर सर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये सारी की सारी संस्थाएं होती हैं, इंसान नहीं है, इसलिए ये पैसा बहुत लगाते हैं। अगर इन्होंने मार्केट के अंदर आके पैसा लगा दिया, अच्छा खासा पैसा लगा दिया, तो सर आपकी मार्केट बहुत हाई चली जाएगी, ये बात जान लीजिए, है ना। और अगर इन्होंने आपके स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया और वापस अपने कंट्री ले गए, वहां लगाएंगे, इंडिया के अंदर नहीं लगाएंगे, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। जब से ट्रंप जो है यूएस के बने हैं नए राष्ट्रपति, तब से हुआ है ये। एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट लो चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट से बहुत सारा पैसा निकल चुका है सर, एफआईआई अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब उन्हें इस बात का डर क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो एफआईआई के ऊपर है ना, उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिविटी कैसे है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि वॉलेटिलिटी का मतलब है चेंजेस, एंड दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हाई हो सकता है ये, और ये लो भी हो सकता है। हाई का मतलब है कि सर स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत जल्दी अप एंड डाउन जा रहा है, और इसका मतलब होता है कि सर लो है, मतलब इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। इसमें इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ जाता है, और इसमें जो रिस्क है इन्वेस्टर का सर ये लो ही रहता है, क्योंकि प्राइसेस में उतने फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे। ये क्लियर है? ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, रेगुलेशंस। गवर्नमेंट यूजुअली हैव रेगुलेशंस इन प्लेस टू मॉनिटर एंड मैनेज एफआईआई एक्टिविटीज। अब क्योंकि एफआईआई ये वो संस्थाएं हैं जो बाहर से इंडिया के अंदर पैसा लगा रही है सर, तो गवर्नमेंट की इनके ऊपर बहुत पैनी निगाह रहती है, इनकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इंपैक्ट डालती हैं सर बहुत तगड़ा, और इसलिए इनकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलर नजर रहती है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या लिखा है। हाँ, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर कोई यूके का कोई भी म्यूचुअल फंड अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में एफआईआई की कैटेगरी में काउंट होगा, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड है, इंस्टीट्यूशन है,
इंडिविजुअल नहीं है और फॉरेन कंट्री से है, और इसलिए उसको हम FII का नाम देंगे। बात सही है? एक लास्ट में पॉइंट है, इंडिया में FII को रेगुलेट कौन करता है? अब मतलब जानते हो क्या इसका रेगुलेट करने का? किसी को रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से चलाना। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते हो, RBI। RBI इज द रेगुलेटर ऑफ एवरी बैंक इन इंडिया। जितने भी इंडिया में बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, हर किसी के ऊपर किसका रेगुलेशन है? RBI का रेगुलेशन है। अपने हिसाब से उसको मतलब उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कौन फ्रेम करता है? RBI। तो वैसे ही सर FIIs के लिए गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी है जो काम कर रही है, उनके लिए रूल्स बनाती है? पहला सेबी, जिक्र किया था इसका मैंने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये 3 तरह की बॉडी होती है जो बेसिकली FIIs को रेगुलेट करने का काम करती है, और इनके लिए लॉज बनाती है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना कितना रहेगा, कहां पे लगा सकते हैं, इनको रिटर्न्स कैसे कैसे मिले, मतलब जो भी है XYZ, वो सारे के सारे रेगुलेशंस जो है इनके लिए ये वाली बॉडीज आपकी फ्रेम करती है। ठीक है, तो इतना काफी आज के लिए। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। अभी उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।